हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस चैप्टर पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो दो वीडियो देख लेना। इस वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे। तो इस रिवीजन वीडियो में मैं केवल कुछ पॉइंट्स ही बताऊंगा आपको, जो कि मेन पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बने रहिए लास्ट तक। सबसे पहले तो आप ये देखिए कार्यपालिका होती क्या है और इसके प्रकार क्या क्या है। देखिए, कार्यपालिका को, जो हमारी लोकतंत्र व्यवस्था है, उसमें कार्यपालिका को तीन प्रकारों में बांटा गया है। एक संसदात्मक, प्रेसिडेंटियल, अर्ध अध्यक्षात्मक और अध्यक्षात्मक, तीन व्यवस्थाएं हैं। जिसमें से हमारे जो भारत में अपनाई गई व्यवस्था है वो है संसदात्मक, जिसमें से प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति भी होता है जिसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती है, वो देश का प्रमुख होता है। तो ऐसे ही देखिए कि कार्यपालिका ऐसी संस्था है जो कानूनों को लागू करवाने की प्रक्रिया करती है। यानी कि जो ऊपर से लेकर जितने बड़े अधिकारी है, आईएएस वगैरह अधिकारी, ये सब कानून को लागू करवाने का पालन करते हैं। तो कार्यपालिका हमारी दो प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका एवं अस्थायी कार्यपालिका। अब देखिए, कार्यपालिका के तीन प्रकार है। संसदात्मक, जिसमें तो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सारे कामकाज तो लगभग प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री देश को चलाता है वैसे। लेकिन एक राष्ट्रपति भी होता है जो प्रधानमंत्री से भी ऊपर की पोस्ट पे होता है, वो देश का प्रमुख होता है। और अध्यक्षात्मक में उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं और दोनों का ही आधा आधा काम होता है। और अध्यक्षात्मक में केवल राष्ट्रपति होता है। जैसे उदाहरण है अमेरिका, उसमें केवल राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री का कोई नामो निशान नहीं है और वहाँ का काम सारा राष्ट्रपति करता है। जैसे रूस वगैरह जो बड़े देश हैं, उसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे संविधान नहीं है, संविधान है, लेकिन उनमें ये व्यवस्थाएं अपनाई गई है। लेकिन हमारे संविधान में जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने शक्तियों को बांट दिया, इसलिए उन्होंने संसदात्मक व्यवस्था अपनाई, जो कि सबसे अच्छी मानी जाती है। तो आपको समझ में आया तीन व्यवस्थाओं के बारे में। चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा मेन पॉइंट देखिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है। राष्ट्रपति के लिए उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, यानी कि 5 वर्ष बाद में फिर से उसके चुनाव होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा उसका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष। और उपराष्ट्रपति का पूछा जाए तो 6 वर्ष। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हमारे दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन भाग लेते हैं और दोनों सदनों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। यानी कि जनता सीधे भाग नहीं लेते, जो दोनों सदनों के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। और एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। पद से हटाने का आधार महाभियोग द्वारा। अगर पद से हटाने का जो आधार है वो महाभियोग द्वारा ही होता है। अगर 5 साल से पहले अगर राष्ट्रपति को हटाना हो किसी कारणवश, तो उस पर महाभियोग द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। और महाभियोग कब लगाया जाता है? जब कोई वो संविधान का उल्लंघन करता है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। एक पॉइंट और आता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। आपसे एग्जाम में आ सकता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री केंद्र की धुरी होता है, यानी कि केंद्र सरकार की जो धुरी होती है, जो भी रेखा होती है, वो प्रधानमंत्री होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथों में सारा कामकाज होता है, वो ही सरकार को चलाता है। अधिकारी वर्ग का आधिपत्य होता है, जो भी अधिकारी वर्ग होता है उसका आधिपत्य प्रधानमंत्री होता है। बहुमत दल का नेता, यानी कि जो दल चुनाव जीत कर आया है उस दल का सर्वोत्तम नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मंत्रालयों का आवंटन, यानी कि मंत्रालयों का बंटवारा प्रधानमंत्री ही करता है। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, प्रधानमंत्री एक मंत्री परिषद बनाता है जो कि कानून में उसका भी साथ देते हैं। तो उस पर नियंत्रण भी प्रधानमंत्री की होता है, उसमें बदलाव करना या और भी जो कार्य करने होते हैं वो सब प्रधानमंत्री देखता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। मीडिया तक पहुंच, यानी कि प्रधानमंत्री की मीडिया तक पहुंच होती है, हर एक चीज़ की खबर रखता है। मंत्रिपरिषद पर अपदस्थ करना, यानी मंत्रिपरिषद को
पूरे दिन काम में लगा रहता है, यानी मंत्रिपरिषद जो चाहे मंत्रिपरिषद से करवा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद उसके प्रति ही कार्य करती है। विदेश यात्राओं, अंतर्राष्ट्रीय जो भी विदेश यात्राएं होती है, जो सम्मेलन होते हैं, उनमें प्रधानमंत्री ही भाग लेता है। आपने देखा होगा कि जो भी विदेश में अगर जाना होता है, कोई भी व्यापारिक संबंधित बातें करनी होती है, तो हमारा प्रधानमंत्री जाता है, राष्ट्रपति नहीं जाता। लेकिन बाकी देशों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में जो असली शक्ति है वो राष्ट्रपति के उसके प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियाँ है। लेकिन आगे आपको बताऊंगा मैं, इसी में एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति की फिर ज़रूरत क्या थी। अगर सारी शक्तियाँ उसके प्रधानमंत्री के पास है तो राष्ट्रपति को बनाने की ज़रूरत क्या थी, ये अभी आपको मैं बताऊं। तो ये एक पॉइंट और देख लीजिए कि राष्ट्रपति तथा संसद के बीच सेतु का कार्य, इसे समझ लीजिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति और जो संसद के लोग होते हैं, जो भी मंत्रिपरिषद या संसद के जो भी सांसद होते हैं, उनके बीच का कार्य वो करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति से जो सूचना होती है संसद को, वो प्रधानमंत्री देता है। संसद से जो सूचना होती है, जो भी सूचना होती है, वो राष्ट्रपति को देता है। अब देखिए कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के क्या क्या विशेषाधिकार है। सबसे पहले देखिए कि सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। सदनों से जो भी विधायक आता है, उसमें अगर उसको राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ये अच्छा नहीं है, अभी इसमें सुधार करके इसे और अच्छा बनाया जा सकता है, तो उसे वो वापस लौटा सकता है। वीटो शक्ति, एक राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, हालांकि हमारे देश में ये लागू नहीं होती है, लेकिन होती है ये राष्ट्रपति के पास शक्ति। ये इसका प्रयोग करके संसद द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है। मतलब जो विधेयक आया है उसका जवाब देने में विलंब कर सकता है, कम से कम 6 महीने तक, लेकिन 6 महीने बाद उसे जवाब देना होगा। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय ये निर्णय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी कि जब एक बहुमत दल में जो भी जीत कर आया है, जो भी दल जीत कर आया है चुनाव में, अगर उसमें तय नहीं होता कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, सब हाथ खड़े कर रहे हैं, तो उसमें से फिर राष्ट्रपति की भूमिका ये होती है कि उनमें से एक नेता छांटे जो कि प्रधानमंत्री बनेगा। अब देखिए आखिर राष्ट्रपति पद की आवश्यकता क्या है। जब सारे काम प्रधानमंत्री करता है तो राष्ट्रपति की आवश्यकता क्या है। देखिए, जब प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता बनता है तो उसमें से अगर उसकी पार्टियों में से कम सीटें आई, यानी कि आमतौर पर 543 में अगर 265 सीटें आती हैं तो बनता है। अगर उसकी 270 भी आ जाती हैं तो वो आसपास के जो दल होते हैं अगर उनको मिला लेता है वो, तो इस तरह से अगर उसकी 272 से ज़्यादा हो जाए या 280 हो जाती हैं तो फिर वो जीत जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो पार्टियां अलग हो जाती है, किसी दूसरी पार्टी में मिल जाती है, तो इसे दल बदल कानून कहते हैं। तो वो दूसरी पार्टी में मिल जाती है तो इससे सरकार गिर जाती है। जैसे अब हमारे देश में जो प्रधानमंत्री है, अगर उससे पार्टियां कोई मिली हुई है, अगर वो अलग हो जाएं तो उसकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे काम में राष्ट्रपति का काम ये होता है कि वो ऐसा फिर वो करता है। फिर ऐसे समय में राष्ट्रपति की आवश्यकता ये होती है कि पूरे देश का फिर समर्थन करने के लिए वो चाहिए, फिर दोबारा से चुनाव करवाता है। तो ये राष्ट्रपति की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें लिखा हुआ भी है कि संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्री परिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। अगर बहुमत दल का अगर नेता कोई अपना बहुमत खो देता है तो उसकी सरकार गिर जाती है। तो फिर ऐसे में अगर राष्ट्रपति भी ना होगा तो फिर सरकार चलाएगा कौन। फिर ऐसा कोई आदमी नहीं रहेगा ऐसा कि जो सरकार चला सके। तो इसमें राष्ट्रपति की फिर ज़रूरत होती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रपति का पद रखा है। राष्ट्रपति की इस उपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति कोई बीमार हो जाता है या फिर उस पर कोई और उल्लंघन लगता है तो इस कार्य को उपराष्ट्रपति करता है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु त्यागपत्र महाभियोग द्वारा हटाए जाने या किसी अन्य कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। जैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव इसलिए किया जाता है अगर राष्ट्रपति को भी कुछ हो जाए, राष्ट्रपति भी
या तो बीमार हो जाए या उस पर महाभियोग लग जाए तो हटा दिया जाए, तो एक तुरंत तो चुनाव होते नहीं, इसलिए उसका कार्यकाल संभालने के लिए कोई तो चाहिए, तो इसलिए ये उपराष्ट्रपति संभालता है। अब एक लास्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो। देखिए पॉकेट वीटो क्या होती है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता और संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुनर्विचार को भी नहीं लौटाता, तो ऐसी स्थिति में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। देखिए कोई भी जो सदन है वो राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक भेजता है, कानून बनाने के लिए कोई भी विधेयक भेजता है, और उसे राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार करके उसे लौटाता नहीं, वापस नहीं देता, उसे अपने पास रख लेता है, और 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो ऐसे में सदन को एक पॉकेट वीटो शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि वो विधेयक को वापस बुला सके, तो इसे पॉकेट वीटो शक्ति कहते हैं। इसको डेफिनेशन याद कर लेना आप और इसे एग्ज़ाम में लिखना। तो गाइज इस चैप्टर में जो मेन पॉइंट थे वो यही थे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला चैप्टर जो विधायक का है उसका रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।